फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की दोनों ही पुस्तक को ख़त्म कर चुके हैं, समाप्त हो चुका है। और आज हम 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसे आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके आज हम प्रथम चैप्टर को देखेंगे, जिस चैप्टर का टाइटल है भारतीय संविधान, और पुस्तक की जो नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो सर्वप्रथम इस पुस्तक में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो है मूल रूप से, जो अगर एक लाइन में देखें तो इस पुस्तक में हमें संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, भारतीय संविधान के बारे में, और संविधान के हर एक पहलू को हम इस पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए, पहले चैप्टर में हम भारतीय संविधान की कुछ विशेषता और साथ ही साथ सर्वप्रथम हम संविधान की परिभाषा और हमें सब किसी भी देश को संविधान की क्या ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें कि सर्वप्रथम अगर हम संविधान शब्द को अगर हम देखें, या आखिर अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान किसे कहते हैं, तो दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि आप अगर कोई गेम भी खेलते हो, जैसे कि आपकी बुक में फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया गया है, तो हर एक गेम में एक न एक रूल होता है उस गेम का अपना, जिसके अकॉर्डिंग उस गेम को खेला जाता है। या फिर मान लीजिए आपकी अगर फैमिली ही है, तो आपकी फैमिली के भी कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, और सबका अपना अपना कार्य है, सब अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, और फैमिली इस प्रकार से संचालित की जाती है। और ख़ास करके ये जब संयुक्त परिवार जब होता था, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर हमें देखने को मिलती थी। सबकी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती थी और सभी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते थे। अगर हम गेम के दृष्टिकोण से देखें, तो चाहे वो फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो, अन्य कोई भी गेम हो, सबका अपना एक मूलभूत जो है निश्चित सिद्धांत होता है, नियम कानून होते हैं, जैसे कि कितने खिलाड़ी होंगे और साथ ही साथ गेम किस प्रकार से खेले जाएँगे, इन चीज़ों को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से किसी देश को भी चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है। और अगर हम संविधान की परिभाषा को देखें, तो इन्हीं नियम, यानी कि किसी देश को संचालित करने के लिए जिन नियम और कानून की हमें आवश्यकता होती है, इन्हीं को संकलित करके एक फॉर्मेट में जब ढाल दिया जाता है, तो इसी को संविधान अ, का नाम दिया जाता है और संविधान के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में देखें, तो किसी भी देश को चलाने के लिए हमें जिस नियम और कानून की ज़रूरत होती है, इन्हीं को हम संविधान के रूप में जानते हैं। आइए, अगर हम किताबी भाषा में अगर इसकी परिभाषा को देखें, तो अब देख सकते हैं कि संविधान किसी देश के शासन को चलाने के मूल जो नियम नियम होते हैं और जो सिद्धांत होते हैं, इसी के लिखित दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखित दस्तावेज लिखा गया है, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कभी-कभी अलिखित संविधान भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि संविधान हमेशा लिखित संविधान ही हो, परंतु आधुनिक युग में अधिकतर संविधान डेमोक्रेटिक कंट्री में लिखित रूप में ही है। संविधान किसी संस्थान में भी हो सकता है। जैसे कि आप को एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, तो विभिन्न पार्टियाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन सब के भी अपने-अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उन्हीं को वो पार्टी का संविधान नाम दे देते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, उनके अपने खुद के रूल बुक होते हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ेशन को रन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान कहते हैं, संविधान भी किसी देश को संचालित करने के लिए नियम और कानून के जो दस्तावेज हैं, उसी का संकलित रूप होता है। अब दूसरी परिभाषा को अगर हम देखें, तो इसमें है कि संविधान उन मौलिक नियमों और सिद्धांत का समूह है। मौलिक नियम यानी कि जिसके अनुसार किसी भी देश को चलाया जाता है, जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी देश में सरकार का गठन कैसे होगा। यानी संविधान यह डिसाइड करता है कि किसी भी देश का जो सरकार बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा, वो कैसे कार्य करेगी, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। दोस्तों देखिए, इसका अगर हम आपको एक्सप्लेनेशन बताएँ, तो एक्चुअली सरकार का गठन कैसे होगा से तात्पर्य है कि जो सरकार का निर्माण, जैसे अपने देश में मान लीजिए सरकार का निर्माण होता है, जो सरकार देश के ऊपर में शासन करती है, तो इसका एक जो प्रक्रिया है, वो संविधान में वर्णित है कि किस प्रकार से प्रतिनिधि चुने जाएँगे और उसी के माध्यम से सरकार का गठन होता है। तो अमूमन जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी देशों में सरकार के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन
किया जाता है संविधान में, और साथ ही साथ जो सरकार है उनका क्या मुख्य कार्य है, और साथ और नागरिकों के अधिकार की रक्षा किस प्रकार से सरकार के द्वारा की जाएगी, इन चीज़ों के बारे में भी संविधान में वर्णन किया गया होता है। तो आप अपने एग्ज़ाम में इन दोनों ही परिभाषा को लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको संविधान का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर हमें संविधान की क्या ज़रूरत होती है। जो कोई भी देश है, उसे संविधान की क्या आवश्यकता है? अगर किसी भी देश में संविधान नहीं होगा, तो क्या वो देश रन कर पाएगा या नहीं रन कर पाएगा? दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि जो एक देश है उसका अगर आप देखें तो छोटी-सी इकाई समाज होती है, समाज से ही एक गाँव बनता है, गाँव से फिर आप देखते होंगे कि प्रखंड बनता है, फिर प्रखंड से आप देखते हैं कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला कर के एक स्टेट बनता है, बहुत सारे स्टेट को मिला कर के भारत जैसा देश बना हुआ है। तो ये आप देखते हैं कि इतनी जो परंपरागत चीज़ें हैं, सभी चीज़ें किस प्रकार से एकरूपता से कार्यरत हैं। तो यानी कि इसको संचालित करने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई अगर नियम और कानून अगर ना हो जो कि सभी के ऊपर में समान रूप से लागू किया जाए, तो आपको लगता है कि कोई भी देश इतने आसानी पूर्वक चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता है। एक्चुअली संविधान जो है लोगों को नैतिक रूप से ज़िम्मेदार बनाता है, और अ, उनको अपनी जो कर्तव्य है उन चीज़ों को अ, करने के लिए बाध्य भी करता है एक तरीके से, कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आपके जो कर्तव्य हैं, उन चीज़ों का आप पालन करें। तो संविधान की हमें क्या ज़रूरत है, और किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए? अगर हम इन चीज़ों के ऊपर में आएँ, तो इसकी जो 4 प्रमुख विशेषता आयाम जो है आपकी पुस्तक में बताया गया है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो संविधान की ज़रूरत हमें इसीलिए है कि सरकार की शक्ति का निर्धारण करती है कौन? तो संविधान जो है सरकार की शक्ति का निर्धारण करती है। साथ ही साथ नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए, और शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, और एक है समाज के मूल्य जो मूल आदर्श को व्यक्त करने के लिए। समाज के जो मूल आदर्श है इसको व्यक्त करने के लिए। तो आइए इन चारों ही पॉइंट को हम बारी-बारी से व्याख्या करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जो संविधान का कार्य है सरकार की शक्तियों का निर्धारण करना। जैसे कि हमने ऊपर भी डेफिनेशन में देखा कि व्यक्ति का क्या अधिकार होगा, उसकी किस प्रकार से रक्षा की जाएगी, ये चीज़ें संविधान में लिखी हुई होती है। तो संविधान के कार्य को अगर हम देखें, तो देखिए दोस्तों कि सरकार की शक्ति का अगर हम निर्धारण अगर संविधान के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि जो सरकार होंगी, वो निरंकुश सरकार होगी। जो निरंकुश सरकार होगी, वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट में कार्य करेगी। तो इसीलिए एक लोकतांत्रिक समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है, वहाँ की जो संविधान है उसमें सरकार की शक्तियों का निर्धारण किया जाता है, ताकि समाज को सुचारू रूप से विकास के रास्ते पे चलाया जा सके, और लोगों को अपना अधिकार जो है उन चीज़ों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो संविधान यह तय करता है कि सरकार द्वारा शासन चलाने की दायरा क्या होती है, और सरकार के विभिन्न अंग की शक्ति क्या होती है। यानी सरकार जो लोगों के ऊपर में शासन करेंगी, वो किस सीमा तक, किस हद तक अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, और साथ ही साथ जो सरकार के जो अलग-अलग अंग हैं, जैसे कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये इनकी शक्तियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें संविधान में वर्णन किया गया होता है, और इसी के अनुसार जो है शक्ति का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा, और इससे लोगों का अधिकार भी सुरक्षित रहता है, और इस प्रकार से किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि अगर आप इसको एक लाइन में अगर समझें कि अगर सरकार की शक्तियों का निर्धारण अगर नहीं किया जाएगा कि सरकार की शक्ति का सीमा क्या है, तो कोई भी सरकार निरंकुश हो सकती है, और इससे व्यक्ति का शोषण हो सकता है, और जो सरकार होगी वो जवाबदेही सरकार नहीं होगी। तो इसीलिए संविधान में सरकार की शक्तियों का निर्धारण किया जाता है, उनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। जो दूसरी चीज़ें हैं, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है? नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार जैसे अधिकार प्रदान करता है, और सरकार को इन अधिकारों को सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। दोस्तों, कि हर एक देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि भारत में भी लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए, और व्यक्ति के को अ, के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक
माना जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है उसी के तहत व्यक्ति के पास में यह भी अधिकार है कि अगर व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा है उसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर नागरिकों के अधिकार का हनन होता है तो नागरिक सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकती है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी देश में संविधान हो ताकि व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जा सके। जो थर्ड पॉइंट है, शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, यानी सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, चुनाव कैसे होंगी और प्रशासन का कैसे कार्य करेगी, उनका क्या शक्ति होगा। दोस्तों, सरकार के बनने से तात्पर्य है, जैसे कि मैंने आरंभ में ही आपको बताया, कि हर एक देश में सरकार निर्माण की एक अपनी अलग प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी देश में सरकार का निर्माण होता है, जो सरकार जवाबदेही पूर्वक उस देश के ऊपर में शासन करती है। तो शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य जो शक्तियाँ हैं उन चीज़ों को निर्धारित करने के लिए, और सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे प्रावधान है कि हर एक 5 वर्ष के बाद में चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण किया जाता है, और ये व्याख्या हमारे संविधान में किया गया है, यह प्रावधान हमारे संविधान में है और इसी के अनुसार यहाँ पे सरकार का गठन किया जाता है, जो सरकार देश के ऊपर में शासन करती है। जो फोर्थ पॉइंट है, समाज के मूल आदर्शों को व्यक्त करने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान किसी देश के मूल्यों और आदर्श जैसे मूल्य अगर और आदर्श की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय को व्यक्त करता है। जैसे कि लोकतंत्र से यहाँ पे तात्पर्य है, लोकतंत्र की अपनी एक विशेषता होता है दोस्तों। जैसे भारतीय संविधान को अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ संविधान में प्रावधान है, तो संविधान को देख करके, संविधान को पढ़ करके, संविधान की विशेषताओं को समझ करके कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे समानता है, यहाँ के समाज में समानता है और स्वतंत्रता है लोगों को, और न्याय की व्यवस्था की गई है। जैसे कि अगर हम इन सारी चीज़ों का अगर आपको एग्जाम्पल दें इन चीज़ों के बारे में, तो लोकतांत्रिक देश की जो विशेषता होती है कि वहाँ पे चुनाव के माध्यम से एक निश्चित अवधि के बाद में सरकार का गठन किया जाता है, तो ये चीज़ें भारत में होती है और संविधान में इसका वर्णन किया गया है। समानता की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो सभी लोगों के लिए बराबर होता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पे लोगों को मौलिक अधिकार जैसे अधिकार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न स्वतंत्रता प्रदान किया गया है ताकि लोग अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अगर हम न्याय की बात कर सके तो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में कोर्ट की व्यवस्था है, और इस प्रकार से समाज को एक सुव्यवस्थित तरीके से संविधान के माध्यम से चलाया जाता है, नियम कानून के माध्यम से चलाया जाता है। तो संविधान की हमें जो आवश्यकता है उससे संबंधित हमने इन्हीं 4 पॉइंट को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने एग्ज़ाम में इन 4 पॉइंट को लिख सकते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। जो पहला था कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। जो दूसरा पॉइंट है कि नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें संविधान की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। जो फोर्थ पॉइंट है, समाज के मूल आदर्शों को व्यक्त करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो भेजें। दोस्तों, आप अगर मुझे साथ देते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा ही NCERT आप लोगों के लिए कवर कर पाऊँ। धन्यवाद।